हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज पॉलिनोमियल्स समझने की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर के, है ना। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम हम समझने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स तो हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये पता होगा तभी तो हम उसे पॉलिनोमियल से रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये क्या होता है ये हम सीख लेते हैं। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम जो है आप क्लास 4-5 से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तब हमने क्या किया होता है, नंबर्स के साथ में से समझा होता है। फिर जब हम बड़े हो गए, क्लास 9 में भी ये टॉपिक है आपका, क्लास 10 में भी ये टॉपिक है। बड़े होकर हम पॉलिनोमियल्स के लिए ही इस डिवीजन एल्गोरिथम को समझ रहे हैं। क्लास 9 के लिए भी मैंने पॉलिनोमियल्स जब चैप्टर पढ़ाया है उसमें भी मैंने डिवीजन एल्गोरिथम आप लोगों को बताया है। फिर भी अगर आपने उस टाइम न समझ पाया हो तो आप अब देखकर समझ सकते हो। तो देखिए भाई, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं नंबर्स का एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चीज़ होती क्या है। जब छोटी वाली क्लास की चीज़ अच्छे से पता होगी तभी तो हम बड़ी क्लास में, जो क्लास 10 में अब पढ़ने वाले हैं, वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कि एक नंबर 7 है जिसको 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, नाम ही है डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब डिवाइड वाला ही काम होगा, है ना। तो और तो कोई ऑपरेशन होना नहीं है, डिवीजन होना है यहाँ पर। तो 7 को मैं 2 से अगर डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, 2 3 are 6 और ये 1। यहाँ पर देखिए, जब 2 से 7 को हमने डिवाइड किया तो 3 आया क्वोशिएंट और रिमाइंडर में 1 बच गया, क्योंकि 7 पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए एक रिमाइंडर बच गया। तो इस रिलेशन को, ये जो पूरी रिलेशन बनी, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं हमारे पास, उनके एक रिलेशन होती है। 4 नंबर्स कौन से? एक 2 है जो डिवाइड कर रहा है, 7 जो डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, और 1 जो आंसर आने के बाद भी कुछ बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, वो है 1। तो ये 4 नंबर्स हैं, इनकी एक रिलेशनशिप होती है। इनमें देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 7 है। तो 7 जो होगा ना, वो किसके इक्वल आएगा, जब आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें 1 प्लस कर दोगे। 2 और 3 मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करोगे तो 7 ही आएगा। आप करके देख लो, 2 3 are 6 प्लस 1 7, है ना। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, ये भी याद रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 पहले हो गया, 6 आ गया, प्लस 1 7 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं सिर्फ इसी डिवीजन में ये अप्लाई हो रहा है, ये हर तरह के डिवीजन में अप्लाई होता है। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब ये तो एक नंबर्स हो गए जो आपके इस क्वेश्चन में नंबर्स थे। क्या हर बार कोई अलग अलग तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे नंबर्स थोड़ा ना लिखोगे, तो उसको किस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, जो नंबर डिवाइड होता है ना, जो 7 है, ये है डिविडेंड। जो डिवाइड होगा, जिसको डिवाइड किया जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड करता है वो होता है डिवाइजर। जो नंबर डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है। डिवाइड करने पर जो एक आंसर आता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट, और उसके बाद अगर नीचे माइनस करके कुछ बच जाता है तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है नंबर्स के लिए, वो ये कहता है कि दैट डिविडेंड, देखिए 7 क्या है यहाँ पर, डिविडेंड है। तो डिविडेंड के लिए भी कैपिटल डी लिखते हैं और डिवाइजर के लिए भी डी लिखते हैं। हम छोटा डी ले लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है यहाँ पर, क्वोशिएंट, प्लस 1 मीन्स रिमाइंडर। तो ये होता है एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ये चीज़ होती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब भी आप कभी भी अपना डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने ये सोल्यूशन किया है ये ठीक आया है या नहीं। कैसे? आपने पूरा डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से यहाँ पर रख कर सॉल्व करके देखो, अगर ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ रही है मतलब आपका डिवीजन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको अच्छे से याद कर लो। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, हम बचपन से पढ़ते तो चले आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस करना भी सीख लेते हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना इम्पॉर्टेंट वाले, वो पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, उनको हम याद नहीं रख पाते हैं, है ना। जिसकी वजह से बड़े होते होते आगे आने वाली क्लासेस में
और प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये चीज़ बचपन में ही आपने पढ़ी हुई है, फिर भी मैंने आपको अभी बताया ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए, याद आ जाए। यही डिवीजन एल्गोरिदम अब हम अपने पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ करेंगे। अभी ये डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ नंबर्स के लिए यूज़ हुआ है ना, यहाँ छोटे से नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके लिए हमने ऐसे ऐसे देख लिया। सेम इसी तरह से अब हमें पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ करना है, और हमें आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पर आपको बोला है कि डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके आपको अपने डिवीजन को चेक भी करना है कि जो आपने डिवीजन किया है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिदम को अगर पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ करना है, सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड कर लेंगे तभी तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिदम में वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे। तो इसके लिए डिवीजन एल्गोरिदम को पॉलिनोमियल्स में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नंबर्स को डिवाइड करना तो हम जानते हैं, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे तब से नंबर्स डिवाइड करना हमें आता है, तो ये हम सीख गए। और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है ये भी चीज़ हमें पता चल गई। अब पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं और फिर उनमें कैसे डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ होता है, ये हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक आपके लिए पहले से ही पॉलिनोमियल्स का सेट लिखा हुआ है, जहाँ पर ये मैंने अपॉन में लिखा हुआ है। अपॉन में लिखने का क्या मतलब है, जो ऊपर है वो डिवाइड होगा और जो नीचे है वो डिवाइड करेगा। ये जानते हैं ना आप, ये क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर नंबर लिखा है दैट विल बी डिवाइडेड। न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं ना डिनोमिनेटर से, जब भी हम डिवीजन में लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एक तो ये होता है कि आप n डिवाइड बाई d लिख दो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। ये हम बहुत छोटे थे तब डिवीजन का साइन लगाकर लिखते थे, पर जब से हमने फ्रैक्शनल फॉर्म्स पढ़ लिए तब से हम अपॉन में लिखकर भी दिखा सकते हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई नंबर्स लिखे हैं इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैंने यही किया हुआ है, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर है आपका और इसको आपको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिदम लगाकर देखना है और उसके लिए मुझे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ही तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा। डिविडेंड और डिवाइजर तो मेरे पास है। डिविडेंड क्या है, यहाँ पर जो डिवाइड होगा ये है डिविडेंड, और जो डिवाइड करेगा वो है डिवाइज़र। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए ये दो नाम होते हैं ना, थोड़ा एक जैसे लगते हैं, इसलिए कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन डिविडेंड है और कौन डिवाइज़र है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से समझ कर रखना है कि डिविडेंड, एक तो आप ये देख लीजिए, देखिए डिविडेंड की स्पेलिंग भी बड़ी है। जिसकी स्पेलिंग बड़ी है मतलब वो सबसे बड़ा वाला नंबर है, यानी कि वो डिवाइड होने वाला है। जिसको डिवाइड करते हैं वो सबसे बड़ा होता है ना। जो डिवाइड हो रहा है वही तो बड़ा होगा, तभी तो वो छोटे वाले से डिवाइड हो पाएगा। जो डिवाइड करेगा वो डिविडेंड से छोटा होगा और उसकी स्पेलिंग भी छोटी है। डिवाइजर की स्पेलिंग डिविडेंड की स्पेलिंग से छोटी है, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, और जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर। और डिवाइजर और भी आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जिसमें भी लास्ट में ERO या OR लग जाता है, वो वर्ड्स वो होते हैं ना जो वो काम कर रहा है ना। जैसे एक्ट एक चीज़ होती है, जो एक्ट होता है, जो एक्ट करेगा कोई भी, लेकिन उस एक्ट को करता कौन है, एक्टर, है ना। तो एक्टर कौन है, जो एक्ट कर रहा है। OR उसमें आगे लग गया ना, ये एक्ट है, एक्ट होगी, उस एक्ट को कौन करेगा, एक्टर करेगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है, और डिवाइड कौन करेगा, डिवाइजर करेगा। तो जो करेगा वो डिवाइजर है, इससे भी हम समझ सकते हैं। जो डिविडेंड है उसको ऑब्वियसली बात है अंदर ही लिखा जाएगा। डिविडेंड है आपका, हाँ। अब एक बात और समझ लीजिए कि आपका जो डिविडेंड है वो कैसे लिखा हुआ है। मैंने देखिए इस तरह से लिखा है, अगर आपको जैसा क्वेश्चन में दिया है आप वैसे ही लिख लेंगे तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा या नहीं, ये भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप थोड़ा सोचें कि इसको करेंगे कैसे। जो सिंपल से होते हैं वो तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन एक्चुअल में करना क्या है। देखिए ये है आपका डिविडेंड और ये है डिवाइजर। सबसे पहले आप ये देखिए, अपने क्लास 9 में भी इस तरह से जब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखा था आपने, वहाँ भी समझा होगा कि जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है, क्या उनको किसी भी फॉर्म में लिखा छोड़कर हम डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं, या फिर उनको किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। फॉर्म में लाने के लिए डरना नहीं है, इसमें हमें कुछ चेंजेस ऐसे नहीं करने, कुछ टर्म्स अलग नहीं हो जाएंगी, जो है वही रहेगा, बस आगे पीछे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा,
हमें इनकी पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। जब तक पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखी होंगी तब तक पॉलिनोमियल्स डिवाइड नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पावर 2 लिखी हुई है और उसके बाद में 3 है, यानी कि यहाँ पर ये पावर्स सही सीक्वेंस में नहीं लिखी हुई है। ऐसे ही डिवाइजर में भी देख लीजिए, x यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ x की पावर 2 है, मतलब पावर्स बिना किसी अरेंजमेंट के लिखी हुई है। अगर जब तक पॉलिनोमियल्स इस तरीके से लिखे हैं कि उनकी टर्म्स की पावर्स अरेंज नहीं है अच्छे से, तब तक हम उन्हें डिवाइड अच्छे से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा अच्छे से, एक्स क्यूब देखिए पहले आएगा। अब देखिए जो एक्स क्यूब है, ध्यान रखना है साइन का, बेटा साइन की गलतियां ना बहुत ज़्यादा होती हैं। मैथ्स में सबसे ज़्यादा गलती किस चीज़ से होती है, साइन की गलती होती है ना। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक करके आ गए हैं, लेकिन एक प्लस माइनस के साइन की वजह से ही आपके मार्क्स कट जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है कि हमने सब ठीक किया था तो मार्क्स कैसे कट गए। तो ऐसे में याद रखना है कि एक्स क्यूब जो आप लेकर आएंगे आगे लाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 ही है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 है, तो 3 वाली पावर वाली जो टर्म है वो सबसे आगे आएगी। तो उस टर्म का देखना है साइन क्या है। एक्स क्यूब का साइन है माइनस, तो माइनस अपने साथ लेकर आएगा एक्स क्यूब, उसको नहीं छोड़कर आना है। एक्स क्यूब के साथ माइनस साथ में आएगा। इसके बाद 3x स्क्वायर उसके बाद आएगा, 3 के बाद 2 आता है, तो उसकी पावर 2 है, तो ये उसके बाद आएगा। अब ये देखिए 3x स्क्वायर कैसा है, ये है पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बेटा, ये गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक बार अचानक से पता है क्या होता है, हम लोगों को ना क्वेश्चन आता है, अरे वाह ये क्वेश्चन तो हमें आता है, इसको तो हमने किया हुआ है, और फटाफट से बिना कुछ देखे सोचे समझे हम बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। कभी होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में आने की वजह से सबसे ज़्यादा गलती साइन की ही होती है फिर, तो वो बहुत ध्यान रखना है। तो ये दोनों टर्म्स ही बस आगे पीछे करनी थी, बाकी तो ये सही लिखी हुई है। -3x + 5 ये लिख गया, सही लिखा है ना। अब बात आ जाती है हमारे डिवाइजर की। डिवाइजर में भी देख लीजिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, और 2 पावर लिखी एक्स स्क्वायर के ऊपर, और उसका साइन देखो कैसा है, माइनस है, मतलब -x² पहले लिखेंगे, उसके बाद आएगा x जो कि पॉजिटिव है, तो +x, और फिर ये -1 सबसे पीछे आ जाएगा। तो ये अब हम ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको लिखकर, ऐसे लिखकर डिवीजन हमारा होगा ही नहीं, सॉल्व अच्छे से होगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। तो जब भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो हमारी टर्म्स की पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर फिर छोटी फिर छोटी फिर ऐसे होनी चाहिए। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, ये याद रखना है। अब हम अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं। इस डिवीजन को देखिए बेटा, वैसे तो क्लास 9 में भी थोड़ा सा टॉपिक आ चुका था, फिर भी अगर आपने उस टाइम पे नहीं समझा तो अभी इसको अच्छे से समझ लो। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट का आना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, आपने भले छोटे छोटे से क्वेश्चन किए होंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हो, तो अगर एग्जाम पेपर में आपके अलग तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए ना जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, आप फिर भी उनको कर लोगे। एटलीस्ट कुछ तो अटैम्प्ट उन्हें कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो आप ये समझ लो कि डिवीजन में हम करते क्या है। फिर एक बार आपको ये पता चल गया ना कि डिवीजन में एक्चुअल में करना क्या होता है, तो यहाँ पे पावर 3 की जगह 100 भी लिखी होगी ना, फिर भी आप अच्छे से कर लोगे। अभी एक्स क्यूब के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, -1 है सिर्फ। कोएफिशिएंट में अंडर रूट का कोई नंबर लिखा होगा, डेसिमल का लिखा होगा ना, आप फिर भी कर लोगे। एक बार अच्छे से चीज़ को समझ लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें देखना है कि जो डिवाइजर की फर्स्ट वाली टर्म है और जो डिविडेंड की फर्स्ट वाली टर्म है, दोनों की फर्स्ट टर्म्स देखनी है और कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले ये देख लो कि इसमें है -x² और इसमें है -x³। दोनों में क्या सिमिलर है ये देख लेते हैं। देखो -x² में और -x³ में क्या सिमिलर है, इसमें एक माइनस है, -1 है मतलब इसका कोएफिशिएंट, और ये x है और एक x है, ठीक है। इसमें 2 x है, और यहाँ पर एक -1 है, एक x है, एक x है और एक x है, 3 x यहाँ पर 3x और -1 है, यहाँ पर 2x और -1 है, यानी कि दोनों में -x² जो है वो कॉमन है। बचा क्या फिर, यहाँ पर एक x बचा, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं -x² में एक और x मल्टीप्लाई कर दूँ तो -x³ आ जाएगा, आएगा कि नहीं। -x² में एक x और मल्टीप्लाई हो जाए, साइन तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि माइनस इसके पास भी है, माइनस उसके पास भी है, तो उसको अलग से -x मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर -x² में इस डिवाइजर में अगर एक x और मल्टीप्लाई हो जाए तो ये डिविडेंड का -x³ आ जाएगा, ये हमें देखना होता है।
सिर्फ ये देखना होता है कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है और जो इसकी फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसकी फर्स्ट टर्म आ जाए। डिवाइज़र की फर्स्ट वाली टर्म में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिविडेंड वाली फर्स्ट टर्म आ जाए। इसको और आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि जो आपकी डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है ना, उसकी सारी टर्म्स लिख लो। -x मल्टीप्लाई x ऐसे आपने लिख लिया और उसको डिवाइड करो इस डिवाइज़र वाली टर्म से, -x मल्टीप्लाई x, ये करके देखो। ठीक, इसकी जितनी हैं टर्म्स वो वैसी की वैसी मल्टीप्लाई करके लिख ली, मतलब जो एक टर्म है उसके कितने फैक्टर्स, कैसे क्या क्या उसमें वेरिएबल्स हैं, क्या नंबर्स हैं, सब ऐसे लिख लिया। अपॉन में जो डिवाइज़र वाली टर्म थी उसको भी इस तरह से खोल के लिख लिया। अब देखो -x से -x कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, एक x बचा, तो यही x मेरा अब क्वोशंट में आएगा। मतलब मैं -x² में एक और x मल्टीप्लाई करूँगी तो x³ आ जाएगा। देखो दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। या तो आप इस तरह से कर सकते हो कि दोनों में देख लो कि क्या कॉमन है, उसके बाद क्या बच रहा है। मतलब मुझे सिर्फ मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे ये देखना है कि डिवाइज़र की फर्स्ट वाली टर्म में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। अब वो चाहे मैं ऐसे डिवाइड करके देखूँ या कॉमन करके देखूँ, वो आप मेरी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। एग्ज़ाम में करना है आपको करना है, आपकी मर्ज़ी है। बस ये देखना है, ये चीज़ ध्यान रख लो कि करना क्या होता है कि इसको देखना है इसके साथ में, देखना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आए। ठीक है, अब x मैंने देख लिया, -x² में एक x का मल्टीप्लाई होगा तो -x³ हो जाएगा। इस -x² में ये x मल्टीप्लाई करूँगी तो -x³ आएगा। अब ये बताइए मेरे को -x³ ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसकी टर्म है -x³, तो मुझे यहाँ पर भी -x³ ही लाना है ताकि ये दोनों टर्म्स एक जैसी आएँ। और फिर जब मैं माइनस करूँ, डिवाइड करते हैं माइनस करते हैं ना, तो इसका साइन ऑपोजिट होके दोनों कैंसिल हो जाए। इसको कैंसिल करना है, क्या करना है, कैंसिल करना है। इसकी वजह से ही हम इसमें सेम टर्म लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम टर्म यहाँ पर और यहाँ पर आनी चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात। सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये कैंसिल ही नहीं होगा तो आपका डिवीजन कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि ये x³ वाली टर्म चलती ही चली जाएगी साथ में। पर हमें क्या करना है, एक एक करके उनकी जो पावर्स ज़्यादा वाली पावर्स हैं उन्हें कम करते जाना है, इसीलिए हम इसको कैंसिल करेंगे। अब आपने देख लिया कि -x² में x का मल्टीप्लाई करने पर -x³ आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम टर्म्स आ गई। अब इससे आगे नहीं जाना है अभी इस x को, अब इसकी जो बची हुई डिवाइज़र की जो बची हुई दो टर्म्स हैं या जितनी भी टर्म्स उसमें होंगी आपके क्वेश्चन में, उनमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जो ये x आया, इस x को अब हम इस वाले x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइज़र जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा डिवाइड करता है ना चीज़ को। अभी तो हमने फर्स्ट टर्म देख ली इसको सेम लाने के लिए। अब जो बचा हुए उसकी जो दो टर्म्स बची हुई हैं उनको भी तो इससे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले वाली इसकी नेक्स्ट टर्म है x, उस x को भी इस x से मल्टीप्लाई किया। देखिए ये x भी पॉजिटिव है, ये x भी पॉजिटिव है, तो आ जाएगा +x²। ये x मल्टीप्लाई ये x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड वाली टर्म क्या है, -1। -1 में जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -x। वो -x यहाँ पे आपका आ गया। ये देख लो भाई, डिवाइज़र में 3 टर्म्स हैं तो आपका यहाँ पर भी 3 टर्म्स आ गई जो आप यहाँ अब माइनस करने वाले हो। जब भी हम डिवाइड करते हैं, अभी हमने जब 7 को 2 से डिवाइड किया था तब भी 2 3 6 लिखा था, फिर 7 - 6 किया था ना, तो यहाँ पर भी जो ये 3 टर्म्स आ गई ये भी तो अब इससे माइनस होंगी। डिवीजन में तो माइनस ही होता है, इस तरह से माइनस करते जाते हैं। तो जब माइनस करोगे तो आप देखो, ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया पहले ही, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और जब एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आ रहा है माइनस। और माइनस क्या करता है, सबके साइन को चेंज करता है, तो साइन चेंज होंगे, इस वजह से मुझे ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस इसका साइन चेंज कर लिया और ये ऐसे कैसे छोड़ दिए, सबका साइन चेंज होगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाया। जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और वो बाहर वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और इसको प्लस बना देगा। तो जो साइन थे वो हो गए ऑपोजिट। अब हमें देख लेते हैं, देखो -x³ + x³ हो गए कैंसिल। इनको कैंसिल ही करना था, इसीलिए हमने सेम टू सेम टर्म यहाँ पर निकाल के रखी है। अब देख लो, ये है 3x² पॉजिटिव, ये है -x²। तो 3 बड़ा है, माइनस का x छोटा है, मतलब -1 यहाँ पर है वो छोटा है, तो प्लस का ही आएगा नंबर, जो क्या आएगा 3 - 1 आ जाएगा 2। और x² जो सेम टर्म है, ये टर्म्स दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है ना, इसका भी x² है, इसका भी x² है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो नंबर्स जो उनके आगे कोएफिशिएंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो गए। और क्योंकि 3 बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए +2 यहाँ पर हमने लिखा है।
उसके बाद देखिए ये -3x है और ये +x है। अब यहाँ पर देख लो भाई, प्लस वाला नंबर छोटा है, माइनस वाला बड़ा है। जब माइनस और प्लस मिलेंगे तो होगा तो माइनस ही, 3 में से 1 माइनस ही होगा, 2 ही बचेगा और लाइक टर्म है ये x ही आएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। यहाँ पर 3 बड़ा था, पॉजिटिव था तो प्लस साइन लगा। यहाँ पर भी 3 बड़ा है लेकिन वो नेगेटिव है तो माइनस लगेगा। क्लियर है? और फिर जब हम इतना माइनस करके डिवाइड लिख लेते हैं, उसके बाद जो बची हुई टर्म होती है उसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर 5 बची हुई टर्म है, उसको हमने नीचे लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? बहुत बेटा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिवाइड पॉलिनोमियल को करना इतनी इजीली नहीं समझ में आता, पर एक बार आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। पूरी कोशिश करिए, पूरा ध्यान यहीं रखिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूरा ध्यान यहीं पे रखना है, ठीक है? कहीं पर भी ध्यान इधर उधर अभी मत लेकर जाओ, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के पास, अपनी बुक्स में, अपने दूसरे सब्जेक्ट में। अभी थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ रखो, अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है तो। अब देखो यहाँ पर आपके पास अब 2x² - 2x + 5 आ गया। अब फिर से हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं ना इस चीज़ को, फिर से यहाँ पर जो माइनस होकर आया होता है उसको फिर से तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो वही चीज़ हम फिर से करेंगे। अब फिर से देख लीजिए ये -x² है और ये 2x² है। अब मुझे देखना है -x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो कि 2x² आ जाए। आपने देखा x² और x² तो सेम टू सेम है, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है, तो मतलब x वाली चीज़ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगी। जो अंतर आएगा वो नंबर से आएगा। ये +2 है और ये -1 है। -1 से 2 को डिवाइड करना है, तो क्या करूँ कि इस तरह से ये आए। -1 से अगर आप 2 को, क्यों मैं क्या कर रही हूँ, ये -2 को -1 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ? एक्चुअल में मैं ये करने वाली हूँ, इस 2x² को -x² से डिवाइड करके देख रही हूँ, क्योंकि -x² में से 2x² जब डिवाइड हो जाएगा तो जो कुछ भी बचेगा वही इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इसे आगे सॉल्व कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे 2x² एज इट इज़ टर्म लेकर आनी है फिर से, ताकि ये भी कैंसिल हो। देखिए अब क्यूब वाली टर्म चली गई, स्क्वायर वाली है, अब स्क्वायर वाली भी चली जाएगी तो फिर कुछ बचेगा, उसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो फिर से इसको कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया, इस 2 जिसकी फिर से ये फर्स्ट टर्म क्या है, 2x² इसकी फर्स्ट टर्म है ना, इसको मैंने यहाँ लिख लिया और -x² को यहाँ लिख लिया। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/-1 बचेगा, जो मैंने यहाँ लिखा था। अब -1 से जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो -2 आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप -x² में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो गया प्लस, और 2x² आएगा जो मुझे यहाँ चाहिए। ये 2x² मुझे चाहिए, वो ऐसे आएगा। मैं आपको बिल्कुल ईजी ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे वो क्वेश्चन आपको मिलता है, कैसे वो लाना है। आपको हर जगह ये बता दिया जाएगा कि ये टर्म सेम टू सेम लानी है, पर क्या करके ला सकते हैं, बहुत ईजिली कैसे ला सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसी को आप उस वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो, जो बचेगा आंसर वही यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो जब आपने 2x² को इस -x² से डिवाइड करके देखा तो -2 आंसर आया। कितना आया, -2। ये 2/-1 बचेगा, तो -1 से 2 डिवाइड हो रहा है, मतलब -2 बचेगा। ये माइनस को आप कहीं हटा नहीं सकते, आप ये नहीं सोचेंगे 2+ है, ये माइनस ऊपर ही जाएगा, तो -2 बचेगा। मतलब -2 से इस -x² में मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी डिवाइड करके जो बच रही है ना टर्म्स, वो क्वोशिएंट में आ रही हैं। -2 से अगर मैं -x² में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2x² आएगा, जो मुझे एज इट इज सेम टर्म चाहिए थी, वो मिल गई। अब फिर से जो हमने x को इन तीनों में मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देख लीजिए, 2 के साथ क्या है, माइनस है ना, माइनस है तो -2 को लेकर चलना है। -2 को आपने -x² से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब -2 को +x से मल्टीप्लाई करो। जब -2 को +x से मल्टीप्लाई करोगे, x मल्टीप्लाई -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। -2x आएगा ना, -2 मल्टीप्लाई +x इज इक्वल टू -2x। फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -2 और -1 दोनों ही माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 1 जार 2 होता है, वो आप यहाँ लिख देंगे। जब मल्टीप्लाई होते हैं नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव हो जाता है। नंबर्स तो मल्टीप्लाई ही होंगे, साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देख लीजिए, फिर से हमें क्या करना है, माइनस करना है, ब्रैकेट लगाना है। माइनस करना है, 3 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट ही लगेगा।
और ब्रैकेट ओपन होगा तो सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, जो बाहर से माइनस अंदर आएगा तो सबको उल्टा कर देगा। तो ये 2x² ही माइनस का हो जाएगा, ये 2x प्लस का हो जाएगा और ये 2 माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो बात? अब देख लीजिए प्लस 2x² माइनस 2x² हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर एक खुशखबरी ये है कि ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गई। अब आपके पास x वाली टर्म भी नहीं बची। देखिए ये माइनस 2x था, ये प्लस 2x था, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बचा 3। तो आपका रिमाइंडर 3 बच गया है। क्या बच गया है? रिमाइंडर 3 बच गया है। आपका डिवाइज़र है ये, डिविडेंड है ये, कोशेंट है ये और रिमाइंडर है ये। देखिए नंबर जो पॉलिनोमियल्स थे कितने बड़े बड़े से दिख रहे थे, पर कोशेंट देखिए कितना छोटा आया और रिमाइंडर तो बिल्कुल ही छोटा आया। यहाँ पर हमने सीख लिया कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम जल्दी से ये सीख लेते हैं कि इसमें डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगाना है। मतलब आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन था कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर चेक करिए अपने आंसर को। ठीक है, हमने डिवाइड किया है वो ठीक है या नहीं, उसे हम डिवीजन एल्गोरिथम से चेक कर सकते हैं। ऐसे में देखिए कितनी अच्छी बात है, आप एग्जाम में बैठे हैं, आपने क्वेश्चन कर लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। आपको आंसर शीट तो नहीं मिलेगी ना क्वेश्चन पेपर में जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। तो ऐसे में आप डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके अपना आंसर चेक कर सकते हो। आंसर चेक कर लोगे तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि इस क्वेश्चन में मेरे पूरे मार्क्स आने हैं क्योंकि मेरा आंसर ठीक निकला है। वो आंसर ठीक निकला है या नहीं देखने के लिए ही हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। और क्वेश्चन भी अगर इस तरह का आ गया कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, यूज़ करना है, तो आगे इसका जो आगे वाला स्टेप है वो आपको करना ही होगा। तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये है। अब देखिए जब आप छोटी क्लासेस में जब पढ़ते थे तो मैंने जो अभी आपको बताया कि डिविडेंड के लिए कैपिटल D लिख लिया, डिवाइजर के लिए D लिख लिया, क्वोशिएंट के लिए Q लिख लिया, रिमाइंडर के लिए R लिख लिया। लेकिन जब बात आ जाती है पॉलिनोमियल्स की, तब उनको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जो डिविडेंड है, जो डिवाइड हो रहा होगा पॉलिनोमियल, वो आपका है px। जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है? px। जो डिवाइड कर रहा है वो है gx। जो क्वोशिएंट आ रहा है वो है qx। देखिए इसको तो आप याद रख सकते हो कि q से क्वोशिएंट है और यहाँ पर भी qx है, और ऐसे ही रिमाइंडर होता है आपका rx। ये ब्रैकेट में x क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमारा वेरिएबल x है। जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। आपको पता है पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखकर दिखाते हैं, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x। तो इसीलिए जो आपका डिवाइड करेगा उसको हमने gx ले लिया, उसको dx नहीं लेते हैं यहाँ पर, उसको gx लेते हैं। dx क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि 11-12 क्लास में जब आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं वहाँ पर dx इस तरह से यूज़ होता है, तो वहाँ वो वाली चीज़ में और इस वाली चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इसे gx मान लिया जाता है। तो ये gx हो गया जो px को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट qx आएगा और रिमाइंडर rx आएगा। अब इनके साथ में हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। अगर इन टर्म्स को यूज़ करते हुए डिवीजन एल्गोरिथम हमें यहाँ पे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा सबसे बड़ा जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? px। px इज़ आवर डिविडेंड। जब px है वो किसके इक्वल आना चाहिए? gx को qx से मल्टीप्लाई करें और rx को उसमें ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा मतलब ये इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव हो जाएगा। मतलब प्रूव हो जाएगा कि जो हमने किया है वो ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? जो px है वो क्या है? डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। gx क्या होता है? जो डिवाइड करता है, डिवाइजर इज gx। qx क्या है? क्वोशिएंट, जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद। और rx क्या है? जो रिमाइंडर बचता है, अगर जीरो नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। जीरो भी रिमाइंडर होता है, लेकिन जीरो आ गया मतलब वो उसका फैक्टर था। 3 आया मतलब ये जो डिवाइजर है इसका फैक्टर नहीं है, तो लेकिन इसलिए 3 आया, तो 3 है रिमाइंडर। ऐसा नहीं है रिमाइंडर में हमेशा एक सिंगल नंबर ही आएगा, रिमाइंडर में भी x वाली टर्म्स आ सकती हैं, इसीलिए उसको भी rx करके हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गई बात समझ में। अब जल्दी से हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगा लेते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने अपना डिवीजन एल्गोरिथम ये लिख लिया है कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, है ना। px क्या है? मेरा जो डिविडेंड है जिसको मैंने डिवाइड किया है, और इसको मुझे ये चीज़ मुझे लेकर आनी है। कैसे लेकर आनी है? gx में, यानी कि ये gx में qx को मल्टीप्लाई करूँ और फिर रिमाइंडर को ऐड कर दूँ, तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। अगर मैं ये वाली चीज़ इक्वल प्रूव कर लूँ किसके? px के, मतलब जब मैं इन्हें सॉल्व करूँ तो ये चीज़ आ जाए।
अगर ये चीज़ आ गई इनको सॉल्व करके मतलब मेरा डिवीज़न करेक्ट है, और अगर ये नहीं आया मतलब हमारा डिवीज़न कहीं गलत हो गया है। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि हमने डिवाइड ठीक किया या नहीं किया है। तो उसके लिए मैं पी एक्स अभी यहाँ नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि पी एक्स के बराबर में जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा। तो इसको हटाते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर एच एस। आर एच एस हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। आर एच एस में मैं अब सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू लिख रही हूँ। जी एक्स की वैल्यू क्या है, ये जिसने डिवाइड किया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड 2। मल्टीप्लाई करना है तो मैं बीच में माइनस का मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट दो ब्रैकेट्स एक साथ लगा रही हूँ। इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं लिख रही हूँ वैल्यू क्यू एक्स की। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 आ गया ब्रैकेट में, और फिर लगाना है ये प्लस और रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 3, मतलब ये लिखना है। मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है। अगर इसको सॉल्व करने पर ये आ गया तो मेरा आंसर ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। दोनों पॉलिनोमियल्स इस तरह से मल्टीप्लाई करने हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं और इसमें 3 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाले को 3 टर्म्स वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें दोनों में ही मल्टीपल टर्म्स हैं, सबसे पहले एक टर्म से दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी टर्म से भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहें तो इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करके इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, या इसको इससे लेकर इसको मल्टीप्लाई करें। मैं क्या करने वाली हूँ, x माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मतलब मैं x और 2 को अलग अलग बार इसमें मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों, क्योंकि x और 2 जो है ये 2 ही टर्म्स हैं, तो इसमें कम काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ x बाहर, ठीक है। ये x जो है अब इनसे मिलने गया है, ये ब्रैकेट में एज इट इज़ अभी लगा रही हूँ। उसके बाद है माइनस 2 मैंने लिखा, और फिर से यही ब्रैकेट पूरा का पूरा लिख दिया, और ये प्लस 3 जो एज इट इज़ ये पीछे लिख दिया है, ठीक है। इसको हम यहाँ बाउंड्री बना लेते हैं। देखिए ये वाला x जो है पहले मैंने यहाँ बाहर लिखा, और ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 2 और ये ब्रैकेट पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो प्लस 3 एज इट इज़ यहाँ लिखा है। मैंने एक्स स्क्वायर को इससे, फिर एक्स को इससे, फिर माइनस 1 को इससे नहीं करा, क्योंकि वो 3 ब्रैकेट हो जाते, इसलिए इसमें कम टर्म्स थी, 2 टर्म्स थी, तो मैंने इसकी एक टर्म को दोनों इस ब्रैकेट से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका यही मतलब है। देखिए अब आप सोच लीजिए कि जो एक्स है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के अंदर इन सब से मिलने जा रहा है। देखिए भाई ये पूरा के पूरे एक घर में रहते हैं, ये तीनों ब्रैकेट का एक मतलब ये तीनों टर्म्स का ये ब्रैकेट जो है घर है। जब भी कोई बाहर से आएगा तो घर के हर मेंबर से मिलने जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं एक्स जो अकेला एक्स स्क्वायर से मिलकर वापस चला जाएगा, फिर तो बाकी लोग गुस्सा हो जाएंगे और अच्छा भी नहीं लगता है। आपके घर में भी कोई मेहमान आता है या आप भी किसी के घर मिलने जाते हैं तो सबसे मिलते हुए जाते हैं ना। अगर किसी के घर गए हैं तो सबसे मिलकर आएंगे। ऐसे ये जो एक्स है वो सबसे मिलने जाएगा। और एक्स कैसे मिलने जा रहा है, देखिए एक्स और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये हो रहा है मल्टीप्लाई। तो एक्स जो है सबसे मिलने जाएगा एज अ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो x जब एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ये x माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स क्यूब हो गया। फिर ये x अब इस x से मिलेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये भी x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये x जो है माइनस 1 से भी मिलेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स। आई बात समझ में। पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हम बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं। अगर फिर भी आपको और अच्छे से समझना है कि मैम अच्छे से समझा दीजिए कि ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मैं उसके अलग से एक और क्लास लेकर अपलोड कर दूंगी। आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा भी कोई डाउट आता है तो। अब देखिए जो माइनस 2 है माइनस एक्स स्क्वायर से मिलने जाएगा। यहाँ पर आपने देखा 2 भी माइनस है, एक्स स्क्वायर भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस। और 2 में से 2 और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो माइनस 2 है वो प्लस एक्स से भी मिलने जाएगा। ये प्लस एक्स है, ये माइनस 2 है तो हो जाएगा माइनस 2x। और ये माइनस 2 जब माइनस 1 से भी मिलेगा तो हो जाएगा प्लस 2। 2 1 जार 2 और माइनस हो गया प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव हो जाता है। और जो लास्ट में प्लस 3 है ये ऐसा का ऐसे यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसका किसी ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से रहेगा। ये लास्ट में जब टर्म्स आ जाएंगी तो ऐड हो जाएगा बस। अब देख लेते हैं इसमें अपनी लाइक टर्म्स। ये पूरा का पूरा जो हमने सॉल्व करके ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, सॉल्व कर लिया। अब इसमें लाइक टर्म्स देख लेते हैं। जब तक लाइक टर्म्स एक साथ हम प्लस माइनस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मान सकते कि हमने सोल्यूशन पूरा किया है ना। देख लेते हैं लाइक टर्म्स, यानी कि एक्स क्यूब। सबसे पहले देखिए हम जो सबसे बड़ी पावर है एक्स क्यूब उसको देख लेते हो। यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, क्या और कहीं एक्स क्यूब है? नहीं है, मतलब ये एक सिंगल टर्म है एक्स क्यूब वाली, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया।
अब दूसरी जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन भी प्लस का लगेगा। तो 1x स्क्वायर और 2x स्क्वायर हो गए 3x स्क्वायर। उसके बाद देखा ये है -x और ये है -2x, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसे देखी जाती है, जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, साथ के साथ उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 2 थी और यहाँ पावर 2 थी, इसलिए दोनों लाइक टर्म्स थे। एक्स तो सब में ही है पर पावर की वजह से भी लाइक और अनलाइक वो बनते हैं। यहाँ पर -x और -2x तो हो गया -3x, है ना, दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे पर साइन माइनस का लगेगा। अब आप सोचेंगे अभी अभी तो मैम आपने 2 माइनस के थे तो प्लस का बना दिया था, अब 2 माइनस है तो आपने माइनस ही लिख दिया। तो देख लीजिए बेटा, जब 2 माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर -2 और -1 मल्टीप्लाई हुआ था तो +2 हो गया था, साइन प्लस हो गया था और 2 1 ज़ा 2 लिख दिया था। यहाँ पर जो ये हैं हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, -x -2x क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जब 2 माइनस के साइन वाले नंबर्स एक साथ ऐड होते हैं, यानी कि 2 उल्टा काम करने वाले लोग एक साथ मिलते हैं, ऐड होते हैं, तो क्या करते हैं वो फिर से माइनस वाला काम करते हैं, यानी कि नेगेटिव काम ही करेंगे। -x और -2x जब एक साथ मिले तो -3x काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं ना, काम उल्टा कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए -3x हो गया। अब हमने सारी की सारी टर्म्स ले ली, बचा क्या, एक +2 बचा और एक +3 बचा। ये भी दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों कांस्टेंट है, लाइक टर्म्स है, तो ये हो गया +5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ जो है एज इट इज़ आ गई, जो हमारा px था, ये -x³ + 3x² -3x + 5, क्या एज इट इज़ वैसा आया, -x³ + 3x² -3x + 5। देखा भाई, सारी की सारी टर्म्स देखिए, x³ में माइनस है, हाँ है, 3x² पॉजिटिव है, यहाँ भी है, ये 3x माइनस का है, यहाँ पर भी है, और ये +5 है यहाँ पर भी। यस, हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ गया। हमने जब डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया तो जो हमने डिवाइड किया था उसको उसने पूरा सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू आई इन तीनों को सॉल्व करने पर, RHS को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई है दैट इज़ इक्वल टू LHS। ये तो LHS के इक्वल ही आ गई, PX के इक्वल आ गई, मतलब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम भी प्रूव हो गया, मतलब हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमने डिवाइड किया है वो करेक्ट किया है। तो यहाँ पर आज जो ये टॉपिक हमने पढ़ा ना, इसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। एक तो ये कि पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं, और दूसरा ये कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा आपके काम आएंगी, चाहे आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, हर जगह काम आती हैं भाई, इसलिए अच्छे से समझकर चलिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, या आपको ऐसा कोई भी डिवीजन वाला या एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे फ्री हो बिल्कुल कमेंट करने के लिए, कभी भी कमेंट कर दो, मैं आपके लिए क्लास अपलोड कर दूंगी। या फिर हम कोशिश करेंगे कि अब इस चैप्टर का एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे, लाइव सेशन रख लेंगे, जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो लाइव आकर हम लोग एक क्लियर कर लें और चैप्टर आपका हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।